class we studied about definition and importance of road transport. Today we will read about classification of road transport. The first is golden quadrilateral super highway. देखो ये क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है कि इंडिया की जो 4 मेगा सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, उनके बीच की डिस्टेंस और उसमें लगने वाला टाइम, उसको मिनिमम करना, उसको कम से कम करना। इसके लिए क्या किया, इन चारों सिटी को एक क्वाड्रिलेटरल हाईवे के थ्रू जोड़ा गया, जिसमें कुछ पुराने हाईवेज थे उनको डेवलप किया गया और कुछ न्यू हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए। देखो four mega cities of India. First, Delhi. Second, Mumbai. Third, Chennai. And fourth, Kolkata. इन 4 मेगा सिटीज को 6 लेन हाईवे के थ्रू 6 लेन हाईवे के थ्रू क्या किया गया, जोड़ा गया। और कैसी शेप बनी इसकी, देखो एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनी, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या किया गया, इसको एक्सप्रेस हाईवे के रूप में डेवलप किया गया। अब ऐसा नहीं था कि ये बनने से पहले इन सिटीज के बीच में हाईवे नहीं थे, बट उसको अपग्रेड किया गया। 2 लाइंस को 6 लाइन किया गया, 4 लाइन को 6 लाइंस किया गया, यानी 6 लेन के हाईवे डेवलप किए। इसके अलावा इधर आसाम में सिलचर नाम का एक प्लेस है, और इधर गुजरात में पोरबंदर। इन दोनों को मर्ज करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया। फिर दूसरा जो कॉरिडोर बना वो बना जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर से साउथ में केप कॉमोडियन तक, इट मीन्स कन्याकुमारी तक। ये 2 क्या बनाए गए इसके अंदर, कॉरिडोर, यानी 2 इसको अपन कह सकते हैं डायगोनल्स जैसे, 2 डायगोनल जैसे क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, वैसे इसको बनाया गया। इसलिए इंडिया के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ पार्ट को, ईस्ट और वेस्ट पार्ट को, 4 मेगा सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। और इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम किसको दिया गया, NHAI, मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, या एक इस कंट्री के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम NHAI का ही होता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाईवे।
नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, अपने कंट्री के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, एक्सट्रीम पार्ट्स मीन्स जो दूर के पार्ट्स हैं, यानी गुजरात की कोई सिटी है उसको हम यूपी की कोई सिटी से जोड़ रहे हैं, या जम्मू कश्मीर से आप मुंबई तक जा रहे हो, तो उसमें आप मोस्ट ऑफ आपको यूज करने पड़ेंगे नेशनल हाईवेज। और इसका भी जो मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वो कौन करता है, NHAI। किसके अंडर काम करता है NHAI, CPWD के अंडर। CPWD मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी कंस्ट्रक्शनल वर्क्स होते हैं वो वर्क किसको ऑथराइज किए जाते हैं, CPWD को। अब बात करें हम मेजर जो नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो शेरशाह सूरी, ये मुगल एम्पायर के बीच में कुछ टाइम के लिए सूर एम्पायर आया था, उस सूर एम्पायर का फाउंडर था शेरशाह सूरी। ये अपने रोड्स के लिए फेमस था, इसने रोड्स बनाए, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस बनवाए। तो इसने एक रोड बनवाई थी जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहां से कहां तक जाती थी, ये बंगाल के सोनार गांव से और पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी, लाहौर मुल्तान तक। लेकिन अब इस रोड के जो रिमेन्स है कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ नहीं रहे, इसलिए इसमें अब दिल्ली से अमृतसर के बीच का इसका हिस्सा रह चुका है। और उसी को अपन ने क्या किया, नेशनल हाईवे नंबर 1 डिक्लेयर किया। नेशनल हाईवे नंबर 1, इसको शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 1। इसके अलावा लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का दे नहीं रखा आपकी बुक में, नेशनल हाईवे नंबर 7। ये सबसे लॉन्गेस्ट है। एंड बिजीएस्ट अगर हाईवे की बात करें या कमर्शियल व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हाईवे की बात करें, वो है नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे बड़ा और नेशनल हाईवे नंबर 8 सबसे बिजी, जो अपने पास के एरिया से जाता है। और जो ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है, ये अपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ही क्या है, एक पार्ट है। उसमें मर्ज कर दिया गया इसको, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 8 को मर्ज कर दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के साथ। आप देखो नेक्स्ट आता है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, जो स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल को जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ में क्या करती है, मिलाती है, यानी उनको लिंक करती है आपस में। कई बार स्टेट कैपिटल्स और डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल हाईवे के थ्रू भी लिंक होते हैं और कई बार स्टेट हाईवे के थ्रू भी। कई बार कई नेशनल हाईवे होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास होते हैं, तो कई बार नेशनल हाईवे भी इनको क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। नहीं, मोस्टली स्टेट हाईवे स्टेट कैपिटल के साथ में अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लिंक करते हैं। अब इनको बनाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट।
और स्टेट गवर्नमेंट ये काम किसको देती है? SPWD या PWD भी कह सकते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग। वो क्या करता है? इन रोड्स के कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का काम करता है। मोस्टली देखो ये 2 लेन्स हाईवे होते हैं, कई जगह ये आपको 4 लेन हाईवे भी मिल जाएंगे। अब आती है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड या डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करती है? किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ में ऐड करती है, उनके साथ में लिंक करती है, ठीक है। और इन रोड्स को बनाता कौन है? उस डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद, यानी गवर्नमेंट किसको ऑथराइज करती है? स्टेट गवर्नमेंट उस डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद को। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट देती है और उस बजट से ये रोड बनते हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट आता है अदर रोड्स, या इसको हम विलेज रोड्स भी कह सकते हैं, या इसको विलेज रोड्स भी हम कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? जो विलेज होते हैं उनको नियर बाय टाउन या किसी विलेज के साथ में लिंक करते हैं। और ये रोड बनाने का काम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करते हैं। और कुछ स्कीम जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या डिसाइड किया गया था, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम। इसमें क्या डिसाइड किया गया था? जिन विलेज की पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है और जिन ट्राइबल विलेज की, जहाँ पे ट्राइब्स रहती है, उनकी पॉपुलेशन 500 ज्यादा, यानी 1000 और 500 का क्राइटेरिया ये नॉर्मल विलेज के लिए रखा गया और ये ट्राइबल विलेज के लिए रखा गया। उनको रोड से कनेक्ट करने की, उनको पक्की रोड से कनेक्ट करने का प्रोविजन रखा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, नरेगा जैसी स्कीम होती है उनमें भी रोड्स बनते हैं, या कुछ फेडरेशंस होते हैं जैसे डेयरी फेडरेशन, मंडी फेडरेशन, इनके अंडर भी कई रोडें गांव में बनती हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपना बॉर्डर रोड्स। अब बॉर्डर रोड्स कहाँ बनेगी? जहां पर अपने कंट्री की बॉर्डर दूसरी कंट्री से टच होती हो, जैसे इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, लैंड बाउंड्री जो है नॉर्थ पार्ट में ही टच होती है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इनके पास स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री को इक्विपमेंट्स, फूड आइटम्स ये सप्लाई करने के लिए क्या किया गया? इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन किया गया। और इन रोड्स का कंस्ट्रक्शन करता है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये? 1960 में। इसका काम यही है कि जो अब जैसे डेजर्ट है राजस्थान में, इधर माउंटेन्स है बड़े बड़े, यहाँ तक आर्मी की हेल्प के लिए और अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कंट्री का, और युद्ध जैसी कंडीशन, वॉर जैसी जब कंडीशन बनती है, इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तो उनमें तुरंत हेल्प पहुंचाने के लिए, नेचुरल क्लैमिटीज के टाइम पे हेल्प पहुंचाने के लिए, आर्मीज के सोल्जर्स को लाने ले जाने के लिए, आर्मी के इक्विपमेंट्स, आर्मी के वेपन्स ये पहुंचाने के लिए इन रोड्स का डेवलपमेंट किया गया।
अब इन रोड की वजह से क्या हुआ, हिमालय जैसे जो बड़े माउंटेनस एरिया है या डेजर्ट जैसे एरिया है राजस्थान में, वहां पर लोगों की एसेसिबिलिटी बढ़ी है। क्यों बढ़ी एसेसिबिलिटी? पहले यहाँ पर रोड्स नहीं थे, कच्चे रोड्स के थ्रू काम करना पड़ता था, जिनमें आप पैदल ही चल सकते हो। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड हो जाती थी, रास्ते बंद हो जाते थे। सर्दियों के दिनों में स्नोफॉल हो जाता था, रास्ते में बर्फ जमा हो जाती थी। इन सब प्रॉब्लम्स को क्या करता है ये BRO दूर करता है, सॉल्व करता है। जैसे स्नोफॉल होता है तो तुरंत उसको वहां से हटाने का काम, लैंडस्लाइड होता है तो तुरंत रास्ते को चालू करने का काम, ये सब काम करता है BRO। आप देखो जो रोड्स हैं उनको एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट। रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, रोड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो दो तरह की रोड्स हो गई, एक हो गई मेटल और एक हो गई नॉन मेटल या अनमेटल्ड। मेटल रोड्स में क्या होगा, सीमेंट, कंक्रीट या सीमेंट की जगह कोलतार, जिसको टार कहते हैं, डामर कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, वो यूज करके बनाया जाता है। और हर मौसम में ये एसेसिबल होती है, यानी हर मौसम में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अनमेटल रोड में क्या होता है, ग्रेवल्स, कंक्रीट ये यूज करके, ग्रेवल्स, सॉइल, कंक्रीट्स ये यूज करके बनाते हैं। यानी जब बारिश का टाइम आता है, रेनी सीजन आता है, तब ये जो रोड्स होती है यूज के लिए फिट नहीं होती है। इट मीन्स मेटल रोड सबसे बेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अनमेटल रोड्स केवल सीजनल यूज के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रेलवे कहाँ हुआ था, यूरोप। यूरोप में कंट्री यूके। फर्स्ट ट्रेन यूके में चली 1818 के आसपास, और अपने सेल्फ मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उसके थोड़े टाइम के बाद 1853 में इंडिया में भी रेलवे का क्या कर दिया, डेवलपमेंट, रेलवे को स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ट्रेन चली अपनी 1853 में, ट्रायल ट्रेन थी ये चली मुंबई टू ठाणे, यानी महाराष्ट्र में चली ये ट्रेन। ट्रायल ट्रेन थी ये मुंबई से ठाणे के बीच में। अब देखो, और डिस्टेंस थी इसकी अप्रोक्सीमेट 34 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेट 34 किलोमीटर्स। इसके बाद में फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में, यानी इंडिया में रेलवे के डेवलपमेंट का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है ब्रिटिशर्स को। बट चाहे उन्होंने वो अपने सेल्फ मोटिव्स फुलफिल करने के लिए क्यों न किए हो, क्योंकि उनको क्या होता था, इंडिया से रॉ मटेरियल और काफ़ी चीज़ें अपने कंट्री में ले जानी होती थी। अपने कंट्रियों से फैक्ट्रीज में तैयार जो फिनिश गुड है उसको वापस इंडिया में लाकर बेचना होता था। तो अपने ये मोटिव्स उनको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती थी। तो रेलवे के आने से क्या हुआ, उनका काम काफी आसान हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे एक साथ काफी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और लंबी डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी जो रेलवे है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, उसको स्टार्ट करने की कॉस्ट है वो ज्यादा है, लेकिन उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या है, कम है। अब देखो,
अब अपने रेलवे की प्रॉब्लम क्या है? रेलवे जो फिजियोग्राफिक रीजन होते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन मतलब लैंडस्केप्स, उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन के लिए आपको फ्लैट लैंड चाहिए। आप स्लोपी एरिया में, आप कटे फटे एरिया में, या जहां पर मिट्टी स्टेबल न रहती हो, ऐसे एरिया में रेलवे लाइन नहीं बना सकते। फिर वहां पे आपको एक्स्ट्रा ब्रिज वगैरह, टनल्स वगैरह, इनका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसलिए देखो, जो प्लेन एरिया है वहां पर सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है रेलवे की डेवलप होने की। सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है रेलवे के डेवलप होने की प्लेन्स एरिया में। लेकिन देखो, अपने इंडियन जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने काफी मेहनत करके इंडिया के अंदर रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया, स्पेशली कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे देखो, इंडिया का जो ये साउदर्न पार्ट है, कोंकण कोस्ट पर, प्लेट्यू के मार्जिन पर हजारों ब्रिज और टनल से ये रेलवे गुजरता है। ऐसा एरिया जहां पर पॉसिबल नहीं था, रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना भी काफी मुश्किल था, वहां पर इंडियन रेलवे ने रेलवे लाइन डाली और वहां पर रेल ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया। तो ये अचीवमेंट्स है हमारी इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की। अब देखो, जो एरिया मिनरल्स में रिच है या इंडस्ट्रीज में रिच है, उन एरियाओं के अंदर रेलवे का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल बल्क में चाहिए होता है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल, फ्यूल मतलब कोल वगैरह, और जो फिनिश गुड्स है उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, इनको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए, मिनरल्स को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए क्या करा जाता है? सबसे ज्यादा रेलवे को यूज किया जाता है। और आज इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट, उनमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे का है। आज सबसे ज्यादा जो पैसेंजर्स है वर्ल्ड में, वो रेलवे से, इंडियन रेलवे के थ्रू क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अब देखो, रेलवे के जो है 3 टाइप्स होते हैं। रेलवे जो लाइन होते हैं, 3 तरह की रेलवे लाइंस होती है। फर्स्ट है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। यानी इनको नाम दिया गया इनके पटरियों के बीच में, एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इनको नाम दिया गया। इसमें 2 पटरियों के बीच में डिस्टेंस होती है 1.676 मीटर, इसलिए इसको ब्रॉड नाम दिया गया, ज्यादा चौड़ा। फिर नाम है मीटर गेज का, इनमें पटरी के बीच में डिस्टेंस होती है 1 मीटर की। फिर होती है नैरो गेज, नैरो गेज में पटरियों के बीच में डिस्टेंस होती है 0.762 मीटर से 0.610 मीटर। अब इन तीनों का बनाने का पर्पज क्या है? देखो, ब्रॉड गेज जो है और मीटर गेज जो है, ये कंपैरेटिवली जो प्लेन एरिया है वहां पर ज्यादा सफिशिएंट है, और ये क्या करते हैं? ट्रेन को ज्यादा स्पीड देते हैं, ज्यादा बैलेंस देते हैं, और फ्यूल कंजप्शन क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इसलिए इंडिया में अब जितनी भी मीटर गेज है उनको धीरे धीरे क्या किस में चेंज किया जा रहा है? ब्रॉड गेज में। और लगभग 80-90% तक ये काम पूरा हो भी चुका है। आप देखो, ब्रॉड गेज कितने लंबे रूट पर चलती है इंडिया में? 60,510 किलोमीटर। और ट्रैक पर ट्रेवल कितना करती है? 85, यानी कोई ट्रेन, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पास से क्रॉस हो रही है, ठीक है, स्टेशन पर आगे पीछे से, टोटल 85,614 किलोमीटर रूट कवर करती है। ये तो ट्रैक हो गया लंबाई, ठीक है। और ये ट्रेवलिंग जो रोड करती हैं वो इतनी लंबी ट्रेवल करती हैं ट्रेन्स, ठीक है।
तो अगर टोटल ट्रैक की बात करें हम, यानी कई कई जगह 2 लाइन के ट्रैक भी हैं, एक ट्रैक आने के लिए और एक ट्रैक जाने के लिए, कई जगह सिंगल ट्रैक भी है। तो टोटल ट्रैक्स की लंबाई की बात करें तो टोटल ट्रैक कितना लंबा है ब्रॉड गेज का? 1,12,388 किलोमीटर। ओके, मीटर गेज का है, ट्रैक है 3880, रनिंग ट्रैक है 4170 किलोमीटर, और जो टोटल ट्रैक है 4747 किलोमीटर। देखो कम है काफी, ब्रॉड गेज काफी बड़ा है। फिर बात करते हैं नैरो गेज की। नैरो गेज है 2297, इसका जो ट्रैक्स है वो भी 2297 है, और टोटल ट्रैक 2495 किलोमीटर। अब देखो मीटर, पहले मीटर और नैरो गेज ही बनते थे, लेकिन मीटर गेज को धीरे धीरे चेंज करके ब्रॉड गेज में किया जा रहा है, और नैरो गेज उन्हीं जगहों पर रहे हैं जहाँ पे माउंटेनस एरिया है, जहाँ पे लोकल ट्रेन्स वगैरह या स्टीम इंजन वाली छोटी ट्रेन चलती है। यानी पहाड़ी एरिया में पटरियों के बीच में गैप कम रखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड होना ये कॉमन बातें हैं। इसलिए वहाँ पे जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उनकी ग्रिप क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब बचता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।